नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में आपने समझा कि बैलेंस शीट क्या होता है और एक बिगिनर इन्वेस्टर को उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं। बैलेंस शीट का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी की जिस दिन की वो बैलेंस शीट बनी है उस दिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। और प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि किसी एक पीरियड जैसे कि किसी एक साल में या किसी एक क्वार्टर में कंपनी ने कितना पैसा कमाया और उसकी क्या बचत हुई। तो मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में 500 करोड़ रुपए की इनकम दिखाई। इनकम मतलब कि उसने 500 करोड़ रुपए का माल बेचा है या 500 करोड़ रुपए की सर्विसेज दी और हर क्वार्टर में उसकी सेल्स ग्रो हो रही है। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। न्यूज में हेडलाइंस भी आ रही थी कि इस कंपनी के हर साल रेवेन्यू का अच्छा ग्रोथ है। बट लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें 500 करोड़ रुपए की इनकम के बाद भी जो नेट प्रॉफिट था वो खाली 8 करोड़ रुपए का था। तब सोचने वाली बात है कि 500 करोड़ रुपए के माल बेचने के बाद भी उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 8 करोड़ क्यों रहा। तो इस सवाल को हम आज क्लियर करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे एनालाइज करना है और एक बिगिनर इन्वेस्टर्स को इसमें क्या हेल्प मिल सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। तो पहले हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि एक नया इन्वेस्टर जब मार्केट में आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या देख के इन्वेस्टमेंट कर देता है किसी कंपनी में। जैसे कि कोई भी नया इन्वेस्टर कभी कभी क्या करता है कि खाली रेवेन्यू की ग्रोथ देखता है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। बट ये कभी एनालाइज नहीं करता कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे और उसकी वजह से मार्जिन गिर रहा होगा। दूसरी चीज वो क्या देखता है कि न्यूज में हेडलाइंस आती है कि किसी एक कंपनी की जो ग्रोथ है रेवेन्यू की वो अच्छी हो रही है, जिसके बेस पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। जबकि न्यूज में कभी ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई ये नहीं बताया जाता। तीसरा वो क्या करता है कि नेट प्रॉफिट को ही फाइनल समझ लेता है। तो जरूरी नहीं है कि जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो फाइनल हो। कभी कभी क्या होता है कि वन टाइम की इनकम से भी प्रॉफिट को आर्टिफिशियली बढ़ा सकते हैं। कि जैसे आपने हो सकता है कि कोई फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि फैक्ट्री की जमीन बेच दी या कोई मशीन बेच दी जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट तो दिखाई देगा, मगर रियलिटी में वो जो प्रॉफिट है वो आपके ऑपरेशन से नहीं है, वो फिक्स एसेट्स बेचने की वजह से है। तो इसीलिए हमें पीएन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अच्छी तरह से एनालाइज करना जरूरी है। तो अब हम समझेंगे कि एक कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समराइज पोजीशन में यहाँ ये देखिए कि एक डमी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है। तो जिसमें आप देखेंगे कि ये रेवेन्यू मतलब कि उसने इतने का माल बेचा 500 करोड़ रुपए का। फिर उसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो इस माल को बेचने में पैसा खर्च हुआ, जैसे कि इसने 500 करोड़ का माल बेचा तो उस माल को बनाने में भी कुछ पैसा लगता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, वर्करों को सैलरी देना, बिजली का खर्चा, उसके अलावा भी पैकिंग आइटम होते हैं। तो उनका खर्चा मान लीजिए 380 करोड़ रुपए। तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 120 करोड़ रुपए के आसपास आया। उसके बाद मान लीजिए कंपनी ने कोई लोन ले रखा हो जिसके ऊपर 60 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ गया उसे। उसके बाद आपका जो इनकम टैक्स है वो पे करना पड़ गया जो आपके बचत के ऊपर लगेगा। फिर यहाँ पे आता है नेट 8 करोड़ रुपए की जो प्रॉफिट है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हर एक चीज मेंशन है जिसको आपको डिटेल में समझना जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो हम थोड़ा समझते हैं कि एक हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ और एक फेक रेवेन्यू ग्रोथ में क्या फर्क हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ की। जो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए वो 10 से 20% के करीब एनुअल होनी चाहिए। ये आप 3 से 5 साल के डाटा को वेरीफाई करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा जो अच्छी कंपनियां उनमें। दूसरा होना चाहिए आपका कंपनियां मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करनी चाहिए और मल्टीपल मार्केट्स में भी डील करनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है और किसी वजह से उस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाए या फिर सामने वाली जो कस्टमर है वो लेना बंद कर दे। तो यहाँ पे उसको जो रेवेन्यू है वो रुक जाएगी। और सेम या जो मल्टीपल मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो भी यही कहता है कि अगर मान लीजिए जो अभी चल रहा है मार्केट में कि यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है, अगर इंडिया का कोई एक्सपोर्टर ईरान को कोई माल सप्लाई कर रहा है और वहां पे वॉर की वजह से उसने अगर लेना बंद कर दिया तो उसकी जो रेवेन्यू है वो वहीं पे रुक जाएगी। तो इसलिए मार्केट का जो ऑप्शन है वो भी मल्टीपल होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास। तीसरा है स्टेबल या इंप्रूविंग मार्जिन, मतलब कि अगर आपने 100 रुपए का माल बेचा,
वहां पे अगर 95 रुपीज आपका जो खर्चा है, 5 रुपए का आपने मार्जिन रखा, 5% का, तो ये जो होना चाहिए वो स्टेबल या फिर इंप्रूविंग इंप्रूविंग होना चाहिए। ये एक हेल्दी ग्रोथ की निशानी है। चौथा है रिपीटेड कस्टमर बेस, मतलब कि जो आपके कस्टमर हैं वो बार बार रिपीट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई एक प्रोजेक्ट लिया, ये नॉर्मली प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनियों में इशू रहता है कि एक प्रोजेक्ट आपने लिया, उसके बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको फिर नया कस्टमर ढूंढना पड़ता है। जबकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर बार बार नया ढूंढने की जरूरत कम से कम पड़े और वही पुराने कस्टमर आपके रिपीट होते रहे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम फेक ग्रोथ ट्रैप के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कि पहला है कि 80% जमीन वन वन क्वार्टर, कि मान लीजिए किसी कंपनी का 100 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन रेवेन्यू था, और हो सकता है कि अगले क्वार्टर में 500 करोड़ हो जाए किसी रीजन से। तो हो सकता है कि ये जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट ना रहे, और फिर तीसरे क्वार्टर में हो सकता है कि फिर से 100 करोड़ पे आ जाए। तो ये एक तरह से फेक है, ये कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा आता है सिंगल बल्क ऑर्डर, कि किसी को अगर 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया किसी से, और उसने एक ही क्वार्टर में 500 करोड़ रुपए की सप्लाई दे दी, और फिर हो सकता है कि 2 क्वार्टर बाद उसकी वापस 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 100 से 500 हुआ, 500 से फिर 100 पे पहुंच गया। तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो एक तरह से उस पर्टिकुलर क्वार्टर में जिसने इसने 500 करोड़ रुपए की सप्लाई दी है, उस क्वार्टर में ये एक तरह से पंप्ड रेवेन्यू ग्रोथ है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। तीसरा है आपका जो आपके मार्जिन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, 5% का अगर मार्जिन है आपका, हो सकता है कि अगले क्वार्टर में 4% हो जाए, फिर नेक्स्ट में 6% हो जाए, फिर 3% हो जाए। तो ये मार्जिन जो है गिरना नहीं चाहिए आपके, या तो कंसिस्टेंट रहे या फिर बढ़ते हुए क्रम में रहे। उसके बाद वन टाइम अनसस्टेनेबल इवेंट, कि जैसे कि कोरोना आया, कोरोना में मान लीजिए मास्क बनाने वाली कंपनीज की जो टर्नओवर है वो बहुत अच्छी हुई, या फिर सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनीज की भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, बट वो वन टाइम अनसस्टेनेबल इवेंट था। आज की डेट में उनकी टर्नओवर फिर से नीचे है, आज उनको फिर कोई नहीं पूछ रहा है। तो इन चीजों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है किसी भी कंपनी की ग्रोथ को एनालाइज करने से पहले। तो यहां आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इबेटा, जो असली परफॉर्मेंस का मीटर है। रेवेन्यू मतलब हो गई आपकी सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जिस माल को आपने बना के आगे बेचा उसकी कॉस्ट। उसके बाद आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसके बाद जो बचता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप जो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जोड़ देते हैं तो वो आता है इबेटा। तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई मशीन लगाई प्रोडक्शन के लिए, और उसकी लाइफ 10 साल है, तो उसका जो खर्चा है हम किसी एक साल में प्रॉफिट एंड लॉस में से नहीं घटाते, उसको हम 10 बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। मान लीजिए 100 को हमने 10 से भाग किया, तो जो रिजल्ट है उस उतने खर्चों को हम हर साल घटाते रहते हैं। ये एक रफ एस्टिमेशन मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल भाषा में समझाने के लिए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको थोड़ा ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया आपका, उसको रेवेन्यू से अगर भाग करके 100 से गुणा कर देते तो मार्जिन का परसेंटेज आ जाता है आपका। तो अगर मार्जिन का परसेंटेज आपका 20% या उससे ज्यादा है तो एक एक्सेलेंट बिजनेस कहलाता है। और वही अगर मार्जिन का परसेंट 10 से 20% के बीच में है तो उसको कह सकते हैं कि एक तरह से डिसेंट टू गुड है, मतलब बिल्कुल खराब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। और वही अगर ये 5% से नीचे गिर जाता है तो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि हर 100 रुपए के सेल पे आपने कितनी बचत की ये ऑपरेटिंग मार्जिन ही बताता है। अब मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट और एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऑपरेटिंग मार्जिन पे इंटरेस्ट का क्या फर्क पड़ता है, जो कि हम किसी लोन की वजह से पे करते हैं। तो यहां आप देखेंगे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया आईसीआर, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो जैसे यहां आप देखेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट आईसीआर जो है वो अगर 3 से प्लस है तो सेफ जोन में है। वहीं अगर 1.5 से लेकर 3 के बीच में है तो आपको थोड़े ध्यान देने की जरूरत है, और अगर 1.5 से कम है तो डेंजर है।
तो आईसीआर का मतलब होता है कि जितनी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस से उसका क्या रेशियो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आसपास हो, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसका रीजन है कि कई बार कंपनियां ज्यादा लोन ले लेती हैं। लोन लेना बुरी बात नहीं बिजनेस चलाने के लिए, बट कई बार कंपनी ज्यादा लोन ले लेती हैं जिसकी वजह से उनको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आपको इन्वेस्ट करते टाइम ये भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्या रेशियो है। तो यहां आप देखेंगे कि 120 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इंटरेस्ट पे किया 32 करोड़ रुपए का, तो आईसीआर जो है 3.75 आया, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए इनफ है। वहीं अगर आप दूसरी ऑप्शन में देखेंगे कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 60 करोड़ रुपए है, वहां पे आपने 50 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, तो यहाँ जो आईसीआर आया 1.2x आया। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इस इंटरेस्ट को पे करने के लिए पूरा तो है, बट हो सकता है कि किसी भी वजह से फ्यूचर में अगर रेवेन्यू कम हो जाए और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाए, तो यहाँ पे ये पे करने के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक बार आईसीआर देखना भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आगे हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईपीएस क्या होता है और उसका क्या रोल है इन्वेस्टमेंट में। यहाँ देखेंगे नेट प्रॉफिट से ईपीएस तक। यहाँ पे आप देखें 500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हुआ, उसके बाद एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 120 करोड़ रुपए का, उस पर इंटरेस्ट और टैक्स पे कर दिया आपने। इंटरेस्ट आपको पता ही है कि आपने लोन पे किया, टैक्स आपने सरकार को पे किया, जो प्रॉफिट बचा। उसके बाद आपका 8 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बढ़ गया, बच गया सॉरी। तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। किसी कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है और उसके 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो उसका जो ईपीएस आएगा 10 रुपए आएगा। मतलब हर शेयर पे 10 रुपए का ईपीएस हो गया, मतलब अर्निंग पर शेयर। हर शेयर कितने रुपए अर्न कर पा रहा है। तो अगर किसी भी कंपनी में ईपीएस स्टेबल है या फिर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। इनकेस वो कंसिस्टेंटली अगर गिर रहा है, तो उसके बारे में इन्वेस्टर को सोचना चाहिए और अपने डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए। अब हम देखेंगे 5 रेड फ्लैग्स जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखने पर इन्वेस्टर को दोबारा से अपने डिसीजन पे रिव्यू करना चाहिए। तो पहला आपका आता है रेवेन्यू बढ़ता है बट प्रॉफिट गिर रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जो मार्जिन है वो कम होते जा रहे हैं। हो सकता है कि किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का माल बेचा और उसको 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 8%। और हो सकता है कि अगले क्वार्टर में उसको बड़ा ऑर्डर मिल जाए, बट वो जो सामने वाली पार्टी है वो कहे कि मैं आपको 8% का मार्जिन नहीं दूंगा, मैं 6% का दूंगा। तो अगले क्वार्टर में 200 करोड़ के सेल पे ये 14 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप देखेंगे 8% की जगह 7% रह गया। तो ऐसे साइन देखने पे इन्वेस्टर को रुक जाना चाहिए। उसके बाद आता है सडनली मार्जिन गिरावट। हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट में ये कंपनी डील कर रही हो, जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें और भी ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाएं, या फिर जो बायर है वो प्राइस को लेकर बार्गेन करने लग जाए, जिसकी वजह से मार्जिन मार्जिन गिर सकते हैं। तीसरा होता है कि वन टाइम इनकम से प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए किसी मशीन को बेचने के बाद या फिर लैंड और प्रॉपर्टी को बेचने के बाद किसी कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो वो वन टाइम रहेगी, हर बार रिपीट नहीं होगी। तो इस चीज को देख के इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। जो चौथा पॉइंट है कि मान लीजिए किसी एक्सपेंस का रेशियो आपका 10% का है, सैलरी एक्सपेंस का, वो हो सकता है कि किसी क्वार्टर में 8% रह जाए या फिर 5% रह जाए। तो आप ये मत सोचे कि इस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। हो सकता है कि वो जो कॉस्ट कटिंग है वो टेम्परेरी हो, या फिर अंडर रिपोर्टेड भी हो सकता है कि किसी ने, हो सकता है कि वो एक्सपेंस ना दिखाया हो और अगले क्वार्टर में एक साथ दिखा दे, या फिर वो एक्सपेंस दिखाने से रह गया हो और वो अगले क्वार्टर में डबल हो जाए। तो जो एक्सपेंसेस है वो इनकंसिस्टेंट होने चाहिए एज पर रेवेन्यू रेशियो। और पांचवा और सबसे जरूरी पॉइंट, कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है बट कैश फ्लो में इफेक्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपने किसी को माल बेचा बट उससे पैसा नहीं आया। हो सकता है कि वो पार्टी पैसे ना दे फ्यूचर में जाके, तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं लॉस है। तो इसको हम अगले टॉपिक जो कि कैश फ्लो का होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे।
तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक बिगिनर को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या क्या देखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि उसको देखना चाहिए रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो होनी चाहिए, जो कि 3 से 5 साल के फाइनेंशियल देखने के बाद उसको क्लियर होगा। दूसरा है ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल होने चाहिए, तो ये आप क्वार्टरली और एनुअली दोनों चेक कर सकते हैं। तीसरा आईसीआर जो है, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3x या उससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि इंटरेस्ट का जो बर्डन हो मैनेजेबल हो। ये नहीं कि कंपनी को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 100 करोड़ का हो और वो उसमें से 80 करोड़ इंटरेस्ट ही पे कर दे, तो इसलिए वो रेशियो भी मैनेजेबल होना चाहिए। चौथा, वन टाइम इनकम तो नहीं है कोई। हो सकता है कि 10 साल में एक आध बार कभी कभी आ जाए, बट ये ना हो कि हर 2-3 साल में वन टाइम इनकम आपकी रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो फाइनेंशियल्स है वो अलग अलग रेशियो में रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके लिए जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सेप्शनल आइटम्स चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका लास्ट है ईपीएस ट्रेंड जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टेड कंपनी है वो एक शेयर पे कितना अर्न कर रही है। ये ना हो कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसका अर्निंग पर शेयर ही नेगेटिव हो, तो इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है उस कंपनी में। कल को आपकी जो कैपिटल है वो भी लॉस में जा सकती है। तो इसीलिए ट्राई करिए कि जो कंपनी है उसका ईपीएस पॉजिटिव ट्रेंड में हो, ना कि डिक्रीजिंग मैनर या फिर नेगेटिव ट्रेंड में। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी के पास उस दिन क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है और क्या इक्विटी है, मतलब कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस दिन की। तो ये मैंने पिछले टॉपिक में क्लियर किया था। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड का हो सकता है। मान लिए किसी ईयर का हो गया या फिर किसी क्वार्टर का हो गया। तो इसमें कंपनी ने उस पीरियड में कितना रेवेन्यू किया और कितना नेट प्रॉफिट कमाया, ये मैंने आज कवर किया। तीसरा आता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि सबसे अंडररेटेड है। क्योंकि उसका रीजन है कि कंपनी में प्रॉफिट तो है, बट हो सकता है कैश ही ना आए उसके अगेंस्ट में। जिसका रीजन है कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची और उसके बदले में कोई पैसा ही नहीं आया आपके पास, तो इसका प्रॉफिट तो आपको दिखाई देगा। सेम अगर कोई रेवेन्यू, मतलब माल बेचा और उसका पैसा नहीं आया, तो उसका प्रॉफिट तो दिखाई देगा बट कैश आया ही नहीं। तो ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट मंडे को होगा। तो दोस्तों, जैसे कि नॉर्मली कमर्शियल टर्म्स में होता है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं, बट मैंने अब ट्राई किया कि अपने वीडियोस में सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में प्रेजेंट करूं, जिससे कि किसी नए इन्वेस्टर जो कि कमर्शियल बैकग्राउंड का नहीं भी हो, तो उसको समझ में आ जाए कि उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या चेक करने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सिंप्लीफाइड ऑप्शन चूज किया अपने वीडियोस में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपने अगले टॉपिक में मिलेंगे, जो कि होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मिलते हैं अगले मंडे को। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from an ISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.